नमस्ते। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिस्कस करेंगे कि कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमें फ़िज़िक्स समझ नहीं आती है या तो क्या कारण है कि फ़िज़िक्स हमें समझ नहीं आती है। और दूसरा वे में अगर मैं ये कहूँ कि वो बच्चे जो कहते हैं कि फ़िज़िक्स मुझे अच्छे से समझ में आते हैं, तो आखिर उसमें क्या कारण है कि उनको फ़िज़िक्स समझ में आती है और वो बच्चे जो कहते हैं फ़िज़िक्स समझ नहीं आती उसमें उनको उनके लिए वो क्या कारण होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि पहले हम समझेंगे कि फिजिक्स का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर एक बार स्ट्रक्चर समझ लिए कि फिजिक्स के अंदर क्या-क्या होती है, तो हम ये आसानी से चीज़ें ढूँढ पाएँगे स्टेप बाय स्टेप और समझ पाएँगे कि कहाँ पे कमियाँ आती है। तो दूसरा स्टेप आता है हमारा कि लूप होल्स क्या-क्या है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी कमियाँ कहाँ-कहाँ रह जाती है फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में कि अगर फिजिक्स को अंडरस्टैंड करना है या फिजिक्स को समझना है अच्छे से, तो हमारे पास सॉल्यूशंस क्या-क्या है, हम प्राइमरी चीज़ें क्या-क्या करें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फिजिक्स के ऊपर। तो फिजिक्स बेसिकली क्या होता है कि लॉ ऑफ नेचर के बारे में बताता है फिजिक्स कि जितने भी इस नेचर में लॉ बनाए जाते हैं, नेचुरली जो लॉ होते हैं उसके बारे में, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और भी बहुत सारे लॉज होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं। तो इसको डिफाइन करने के लिए, इसकी एनालिसिस करने के लिए इसके सपोर्ट में क्या-क्या चीज़ें आते हैं वो देखते हैं। तो जैसे पहला चीज़ जो आती है हमारे इसमें, वो साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करते हैं इसमें। लॉ ऑफ नेचर को डिफाइन करने के लिए साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करना ही पड़ेगा। इसके बगैर लॉ ऑफ नेचर हम बना भी नहीं सकते। एक पर्सन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें साइंटिफिक टर्म्स यूज़ करना ही पड़ता है। जैसे 1 या 2 वर्ड्स के होते हैं साइंटिफिक वर्ड्स, तो उसमें जैसे एटम हो गया, मास हो गया, एनर्जी हो गया या ग्रेविटी हो गया या इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया या टेम्परेचर हो गया या हीट हो गया या मोशन हो गया। ये क्या है? ये साइंटिफिक टर्म्स है। इनके अलग अपना एक डेफिनेशंस होती हैं। तो ये सपोर्ट करते हैं लॉ ऑफ नेचर को बनाने में। उसके बाद देखेंगे आप कि फिजिक्स में कॉज एंड इफेक्ट होते हैं और इसको और भी अच्छे से समझाने के लिए इवेंट्स होते हैं, जैसे फिनोमेना जिसको कहते हैं हम। तो ये चीज़ें होती है फिजिक्स के स्ट्रक्चर में। इसके साथ ही साथ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे एनालिसिस करते हैं। मतलब फिजिक्स अगर कोई एक लॉ है उसको एनालिसिस करते हैं। एक थ्योरी के टर्म में भी एनालिसिस कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली भी एनालिसिस करते हैं और मेजरमेंट के फिर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं उस चीज़ को कि मेजरमेंट कैसे किया जाए। ये सारी चीज़ें स्ट्रक्चर होती है फिजिक्स में, जिनको सपोर्ट करता है यहाँ पे मैथ। तो कॉज एंड इफेक्ट और फिनोमेना जो होते हैं वो सेंटेंस में होते हैं, पैराग्राफ में होते हैं। तो वहाँ पे मैथ की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैथ की जरूरत कहाँ पड़ती है? एनालिसिस करने में। जैसे थ्योरी, एक्सपेरिमेंट्स या मेजरमेंट में हम मैथ का सपोर्ट कर लेते हैं। तो वहाँ पे मैथ का रोल प्ले होता है इन चीज़ों को डिफाइन करने के लिए। साथ ही साथ अगर हम देखें कि इससे हमारे अगर हम फिजिक्स है, कोई फिनोमेना है फिजिक्स का, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे एप्लीकेशंस हो जाती हैं। जैसे एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ, कोई भी फिजिक्स का फिनोमेना उठाइए और रियल लाइफ में एप्लीकेशन हो जाए, अप्लाई हो जाए या इम्प्लीमेंट कर दिया जाए उस फिनोमेना को, तो वहाँ पे एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ हो जाती है। कुछ एग्जांपल्स के तौर पर हम समझेंगे इन स्ट्रक्चर्स को। जैसे पहला एग्जांपल है मैग्नेट। मैग्नेट हमें सबको पता है कि किसी भी आयरन चीज़ों को अट्रैक्ट करती है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं और फील्ड्स भी होते हैं। तो अगर हम बात करें अट्रैक्शन और रिपल्सन की, तो ये इफेक्ट है अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू द मैग्नेट। मतलब अट्रैक्शन और रिपल्सन एक इफेक्ट है और उसका कॉज क्या है, कारण क्या है? ये मैग्नेट्स है। और एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? जैसे मैग्नेटिक कंपास, ये क्या करते हैं? नॉर्थ या साउथ पोल, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को डिटेक्ट करते हैं किस डायरेक्शंस में है। और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मैग्नेटिक क्रेन, जो गार्बेज होते हैं वहाँ पे मैग्नेट, जो आयरन के पीसेस होते हैं उसको निकालने का काम करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। या मैग्नेट ट्रेन, जहाँ पे ट्रैक के ऊपर से रेल चलती है, वो मैग्नेट ट्रेन, ये भी एक एग्जांपल है मैग्नेट्स का। इसी तरह से ग्रेविटी के अगर देखा जाए तो क्या होता है यहाँ पे कि दो मास के बीच में अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये तो हो गया हमारा इफेक्ट जो मास को अट्रैक्ट करता है। इसका कॉज क्या है? ग्रेविटी। अच्छा, यहाँ पे मैथ कहाँ आती है? अगर दो मास के बीच में हमें फोर्स फाइंड करना है किस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, आर पे,
सेपरेट डिस्टेंस r पे, तो हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं और इसको न्यूटन ने दिया था फर्स्ट टाइम पे। अच्छा, इसमें क्या होता है, तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल एनालिसिस कि एक डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगेगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स आ गई। तो इसी अगर एक एप्लीकेशंस की बात करें इसका ग्रेविटी का, तो जैसे हम चलते हैं, अगर अर्थ पे चलते हैं तो हम ग्रेविटी के कारण चलते हैं। अगर कोई क्रिकेट खेलता है, अगर बॉल जाती है स्टेडियम के बाहर, अगर ग्रेविटी नहीं होगा तो हो सकता है अर्थ के बाहर ही चला जाए बॉल। ये तो ग्रेविटी का ये एप्लीकेशन है कि बॉल जाने नहीं देते हैं। इसी तरह से अगर रॉकेट लॉन्च करते हैं तो ये तो अर्थ के बाहर जाता है। तो यहाँ पे ग्रेविटी का ये एप्लीकेशन ये है कि कितना फोर्स लगाए कि अर्थ से बाहर चला जाए। और ऐसे ही जैसे अगर हैवी बॉडी को हम ज़मीन पे गिराए तो वो वहाँ की मिट्टी एकदम सख्त हो जाती है। ये भी एक एप्लीकेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर तीसरा एग्जांपल की बात करें आयरन रोड हीटिंग के बारे में, तो अगर एक आयरन रोड है उसको हीट करते हैं हम तो वो गर्म हो जाएगा। यस, तो यहाँ पे इफेक्ट क्या है कि आयरन रोड हीट अप हो गया, लेकिन कॉज क्या है, वो हीट देना, जो हम बाहर से जो एक्सटर्नली हीट दे रहे हैं उसके वजह से हीट हो गया। अच्छा, अगर इसकी एनालिसिस की बात करें तो अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के रेंज में देखें, वाई एक्सिस पे टेम्परेचर वर्सेस टाइम एक्स एक्सिस पे, तो पर्टिकुलर रेंज में देखें कि अगर रोड को छोड़ दे गर्म करने के बाद तो ठंडा कैसे होता है। तो जैसे 5 मिनट के बाद अगर देखें तो 70 डिग्री पे पहुंच जाएगा। उसी तरह 12 या 13 मिनट के बाद देखें तो 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा। इस तरह धीरे धीरे डिक्रीज होती चली जाती है। तो यहाँ मैथमेटिक्स की यूज़ होते हैं अगर एनालिसिस करना है कि कैसे रॉड कूल हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये सारी चीज़ें होगी फिजिक्स की स्ट्रक्चर और कैसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होते हैं, एनालिसिस कैसे करते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब वो लूप होल्स क्या हैं जो अंडरस्टैंड हम नहीं कर पाते हैं कि हमें फिजिक्स नहीं आती है, या यूँ कहें कि वो क्या क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से हम फिजिक्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो पहला लूप होल होता है हमारा साइंटिफिक टर्म्स की मीनिंग समझना। अगर हमें पता नहीं है साइंटिफिक टर्म्स की मीनिंग तो हम फिजिक्स के लॉ को नहीं डिफाइन कर पाएंगे। अगर किसी सेंटेंस में साइंटिफिक टर्म्स आ गया और उसका मीनिंग नहीं पता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि उस सेंटेंस का आपको मीनिंग नहीं पता लगेगा। इसलिए पहली बात है ये साइंटिफिक टर्म का मीनिंग क्लियर होना चाहिए आपको, उसका सिग्निफिकेंस, उसका मीनिंग एकदम प्रॉपर वे में मीनिंग डिफाइन होना चाहिए, पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या होता है हमारा लैंग्वेज, क्योंकि क्या होता है कि 10वीं के बाद बच्चे 11th या 12th में आते हैं तो वो कई बार लैंग्वेज चेंज हो जाता है उनका, जैसे हिंदी से इंग्लिश में आ गए तो वहाँ पे लैंग्वेज भी एक लैंग्वेज भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि फिजिक्स को समझने में। अगर पैराग्राफ में क्या लिखा है अगर उसकी हर एक वर्ड की मीनिंग ना पता हो तो बच्चे को फिजिक्स नहीं समझ में आती है। तो दूसरा लैंग्वेज है। और तीसरा है मैथ क्यों, क्योंकि बेसिक मैथ क्या होता है कि जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं मोस्टली, तो वो उनका थोड़ा मैथ वीक होता है। वीक इन द सेंस कि अच्छे तो होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो लैग कर जाते हैं मैथ में। बायोलॉजी अच्छा होता है नो डाउट, लेकिन उनका मैथ लैग कर जाता है, तो उसके वजह से उनको फिजिक्स भी समझ नहीं आती है। तो ये देखेंगे कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ सोल्यूशंस है इसके बारे में। तो पहला सोल्यूशन है, मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जब लैंग्वेज चेंज होता है, जैसे अदर लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, तो उस टाइम प्राइमरी बेस पे क्या करना चाहिए, आई मीन इंग्लिश में क्या करना चाहिए ताकि हमें इंग्लिश समझ में आने लग जाए। तो कुछ पॉइंट्स है इसमें। जैसे पहली बात तो ये है कि जो ऑल वर्ब्स होते हैं, जितने भी एक्शन वाले वर्ब्स होते हैं, वो उनका मीनिंग पता होना चाहिए। दूसरा चीज़ होता है प्रीपोजिशंस कैसे यूज़ करते हैं वो पता होना चाहिए, उनके रूल्स थोड़े बहुत पता होना चाहिए प्राइमरी बेस पर। तीसरा टेंस आना चाहिए, जैसे जिसमें टेंस में नॉन एक्शन भी होते हैं और एक्शन भी होते हैं, तो दोनों ही आना चाहिए। जैसे नॉन एक्शन जिससे बनते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं सिर्फ उसी से बनते हैं टेंस नॉन एक्शन में, और एक्शन में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब से बनते हैं टेंस। तो पता होना चाहिए कि कैसे टेंस होता है और कैसे बनते हैं टेंसेस। और चौथा चीज़ है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ये भी बुक में कुछ जगह पे देखेंगे कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो उस टाइम पे आपको हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वो पैसिव वॉइस में मोस्टली होते हैं वो सेंटेंसेस, इसलिए पैसिव वॉइस भी ज़रूरी है। तो ये है बेसिक लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है आपको तो आपको ये 4 टॉपिक मिनिमम बेसिस पे आपको क्लियर कर लेना चाहिए, तब आपको इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगा।
अच्छा, दूसरा चीज टॉपिक क्या है जिसके वजह से हम अच्छे से समझ पाते हैं, वो है हमारा मैथमेटिक्स टॉपिक। तो अगर मैथमेटिक्स वैसे बहुत वास्ट है, तो उसमें क्या कवर करें, पहले सबसे पहले क्या कवर करें कि हमें अच्छे से समझ में आने लग जाए फिजिक्स। तो पहला चीज मैं सजेस्ट करूँगा बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या परसेंटेज या रेशो को सॉल्व करना, एलसीएम एचसीएफ, ये सब बेसिक मैथ आना चाहिए। दूसरा चीज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में जीरो डायमेंशन पॉइंट या लाइन, वन डायमेंशन लाइन, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इनकी प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, तभी हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। टू डायमेंशन में एरिया, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। और थ्री डायमेंशन की अगर बात करूँ, जैसे वॉल्यूम निकालते हैं थ्री डायमेंशन में मोस्टली, तो उसमें क्या होता है, क्यूब होते हैं, क्यूबॉइड होते हैं, क्यूब होते हैं, स्फेयर होते हैं, सिलेंडर होते हैं, कोन होते हैं। तो इन सब की बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, जैसे वॉल्यूम क्या होती है, पैरामीटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें, सरफेस एरिया क्या होते हैं, ये सब पता होना चाहिए बेसिक लैंग्वेज, बेसिक टर्म्स में। ओके, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं मैथमेटिक्स टॉपिक में क्या कवर करना चाहिए, तो वो है अलजेब्रा। क्योंकि कई बार क्या होता है, फिजिक्स में इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम, तो लास्ट में एक इक्वेशन के टर्म में आते हैं चीज़ें। कोई थ्योरी सॉल्व किया आपने, कोई एनालिसिस किया किसी भी थ्योरी को, तो वो इक्वेशन के टर्म में आ जाते हैं। तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें अलजेब्रा सपोर्ट करती है कि ये मेथड लगाइए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर अलजेब्रा नहीं आएगा तो हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो पहला बेसिक जो अलजेब्रा होता है वो हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री ज्योमेट्री से रिलेटेड है, इसलिए एंगल और लेंथ के जो रिलेशंस होते हैं वो 10th लेवल तक हमें पता होना चाहिए। उसके बाद ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। जैसे पैराबोला का ग्राफ है, अगर हमें यही नहीं पता होगा कि ड्रॉ कैसे करते हैं ग्राफ को, एनालिसिस कैसे करते हैं, किसी एक पॉइंट पे अगर किसी की वैल्यू देखनी है तो वो कैसे देखते हैं, तो वो हमें सिखाती है ग्राफ। क्योंकि ग्राफ में एक ही साथ में बहुत सारे डाटा होते हैं, तो अगर एक पर्टिकुलर डाटा को हमें एनालाइज करना है तो हमें ग्राफ अच्छे से आना चाहिए। और क्या टॉपिक होते हैं मैथ में, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बेसिक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। वेक्टर फिजिक्स में वेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शंस के ऊपर बात की जाती है। जैसे फोर्स भी एक वेक्टर है, तो अगर हमें वेक्टर के बारे में पता होगा, उनकी बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में पता होगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पता होंगे, तो और अच्छे से हमें फिजिक्स समझ में आती है। फिर कैलकुलस में दो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रेशंस। तो ये दोनों टॉपिक बेसिक लेवल पे कवर होने चाहिए, आने चाहिए, तब आपको और अच्छे से फिजिक्स समझ में आएगा। अच्छा, ये तो हो गई प्राइमरी बेसिस पे कि हमें क्या कर लेना चाहिए। इसी के साथ साथ हम और भी चीज़ें देखते हैं कि हम कहाँ पे लैग कर जाते हैं, जिसके वजह से हमें फिजिक्स समझ नहीं आती है। वो है क्वेश्चन आंसर्स। अगर फिजिक्स में आपने क्वेश्चंस नहीं पूछा तो आप ये समझ लीजिए कि आपको फिजिक्स नहीं आ रही है। इसलिए फिजिक्स में ये माना जाता है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं फिजिक्स में, तो आप फिजिक्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। फिजिक्स में क्वेश्चन नहीं पूछा तो लास्ट में फिजिक्स आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, यानी फिजिक्स आपको नहीं आती है। फिर ये बिल्कुल एग्जैक्ट में ये चीज़ें होती है। तो इसी के साथ साथ क्वेश्चन पूछिए और उसके साथ साथ आंसर्स भी फाइंड कीजिए, कहीं से भी, टीचर से, दोस्त से, इंटरनेट पे, कहीं से भी उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कीजिए। तो इसके साथ होता क्या है, अगर आप क्वेश्चन पूछते रहते हैं तो क्या होता है, तो बढ़ती है आपकी क्यूरियोसिटी। या दूसरा टर्म में मैं ये कहूँगा, अगर आपके फिजिक्स को जानने की क्यूरियोसिटी है तो आप क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे। इसलिए जिन बच्चों को फिजिक्स अच्छे से समझ में आते हैं वो क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। इसलिए आपको क्वेश्चन ज़्यादा पूछने चाहिए। जितना अच्छा से और ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे फिजिक्स में, उतना ही ज़्यादा आपको क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आएगा। तो और बात करते हैं कि और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है फिजिक्स में, तो वो होता है इमेजिनेशन। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो चीज़ें पढ़ तो लेते हैं लेकिन इमेजिन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इमेजिनेशन जरूरी है। नॉलेज जरूरी है, ये बात सच है, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है इमेजिनेशन। तो जब भी कोई पैराग्राफ पढ़े तो उसको माइंड में एकदम से पिक्चर बन जाना चाहिए आपके माइंड में कि हाँ, जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक सेंटेंस है कि अ बॉल इज मूविंग ऑन द ग्राउंड। तो आपको ना एक ग्राउंड बन जाना चाहिए पिक्चर माइंड में, और उस ग्राउंड में एक बॉल मूव कर रहा है, आपको वो बन जाना चाहिए। वो चीज़ें अगर आ गई आपके, तो आपकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो उससे फिजिक्स आपको आपके समझ फिजिक्स ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा फिर
इमेजिनेशन, इसलिए इमेजिनेशन बढ़ाना चाहिए अपना। फिर उसके बाद आती है मेटाकोग्निशन। अच्छा, मेटाकोग्निशन क्या होता है? जैसे मेटाकोग्निशन का मतलब क्या होता है कि थिंकिंग अबाउट वंस थिंकिंग, मतलब क्या है कि जो आप थिंक कर रहे हैं या सोच रहे हैं उसको भी सोचिए, आई मीन नेक्स्ट लेवल पे। ओके, तो क्या मतलब है इसका? जैसे एक स्टूडेंट है, ये पढ़ रही है, यहाँ पे ये पढ़ रही है और फिर से ये थिंकिंग कर रही है कि मैं पढ़ कैसे रही हूँ। ये है मेटाकोग्निशन, मतलब थिंकिंग का भी थिंकिंग। ओके, तो ये कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं और भी ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन? जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व किए और आंसर आ गया उस क्वेश्चन का, और फिर से क्वेश्चन पूछिए कि ये क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व कैसे किया, हाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आपका अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं आप, तो आपका मेटाकोग्निशन अच्छा हो रहा है। फिर एक और भी एग्जांपल है कि हाउ आई ड्राइव इक्वेशन। जैसे आप कोई इक्वेशन ड्राइव किए, फिर दोबारा जाइए और देखिए कि मैंने ये इक्वेशन को ड्राइव कैसे किया है। या कोई टीचर है पढ़ा रहे हैं और कोई मेथड लगाया, तो आप खुद से सवाल पूछिए या टीचर से पूछिए कि व्हाई टीचर दिस अप्लाई दिस मेथड, ये चीज़ पूछिए, तो आपका मेटाकोग्निशन अच्छा होता है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि आपकी जो थिंकिंग है वो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, इसलिए मेटाकोग्निशन जरूरी है। अच्छा, इसी के साथ साथ आप एक्सपेरिमेंट भी कीजिए। यस, एक्सपेरिमेंट भी जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप वो स्किल से, जो एक स्टूडेंट में स्किल होना चाहिए फिजिक्स के रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं लैक हो जाती है। इसलिए फिजिक्स में इंटरेस्ट कम हो जाता है, इसलिए एक्सपेरिमेंट कीजिए और आपको इंटरेस्ट आएगा फिजिक्स में। अच्छा, ये जितने भी चीज़ें किया आपने अभी अभी जो भी चीज़ें देखा हमने, वो सब तो ठीक है। अगर आपने कंसिस्टेंसी नहीं रखा, कंटिन्यूटी नहीं रखा, यानी लगातार पढ़ना जारी नहीं रखा, जैसे एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया और तीसरा चौथा दिन गायब हो गए पढ़ाई में, तो फिर जो भी चीज़ पढ़ा है पहला दूसरा दिन वो तो रहेगा, लेकिन उतने अच्छे से नहीं रहेगा जितना अच्छा से आप हर रोज पढ़ करके ला सकते हैं। इसलिए फिजिक्स में कंसिस्टेंसी जरूरी है। ये तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि कोई भी चीज़ों में कंसिस्टेंसी जरूरी है, लेकिन अगर आपको फिजिक्स नहीं आती है तो आपको कंसिस्टेंसी रहना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि एक बार पढ़ने से चीज़ें आ सकती हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन उसको लंबे समय तक नहीं रख सकते आप, इसलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। तो जितना ज़्यादा कंटिन्यूटी रहेंगे आप, उतना ही ज़्यादा फिजिक्स आपको समझ में आएगा। ओके, तो अगर मैं समरी की बात करूं कि टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, मतलब फिजिक्स समझने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ा, तो वो है साइंटिफिक वर्ड मीनिंग। जहाँ शुरू में हमने बताया था कि जो साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं उनकी मीनिंग पता होना चाहिए, लैंग्वेज अच्छे से होना चाहिए, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हो गया वो अच्छे से होना चाहिए। मैथमेटिक्स में टॉपिक्स आपको क्लियर होना चाहिए, जो बेसिक टॉपिक बताया, और भी टॉपिक कर सकते हैं क्लियर, लेकिन वो बेसिक टॉपिक है वो पहले कवर कीजिए। और एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ, अगर कोई भी फिजिक्स का फिनोमेना पढ़ते हैं या कोई भी लॉ पढ़ते हैं, तो आप ये देखिए कि रियल लाइफ में उसका उपयोग कहाँ हो रहा है। इससे क्या होता है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें याद कर पाते हैं। फिर अगर उस किसी भी फिनोमेना को आपने रियल लाइफ में एप्लीकेशन देख लिया तो। और अच्छा, आस्क क्वेश्चंस योरसेल्फ, हमने डिस्कस किया कि क्वेश्चन पूछना जरूरी है, तो आप अपने आप से पूछिए, हर समय पूछिए कि क्वेश्चन ये कैसे होगा, या ये मेथड लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, या ये जो इक्वेशन है ये कैसे ड्राइव हुआ, ये क्वेश्चन कैसे बना। ये क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए। कोई भी फिनोमेना देखते हैं, कोई भी एप्लीकेशन देखते हैं, तो इसके पीछे क्या फिजिक्स है वो पूछिए, खुद से पूछिए, और डिस्कस कीजिए अपने फ्रेंड और टीचर्स के साथ। डिस्कशन भी जरूरी है फिजिक्स में। ओके, इमेजिनेशन, डू एक्सपेरिमेंट, रीड बुक्स और मेक नोट्स, ये सब तो करना ही चाहिए, ये सब तो करना ही चाहिए। क्यूरियोसिटी भी जरूरी है, और मेटाकोग्निशन, और सबसे लास्ट में कंसिस्टेंसी, कि जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं हम कंसिस्ट रहे, कंटिन्यूटी रहे उसमें। तो फिजिक्स को समझने के लिए आपको इन टॉपिक्स पे काम करना चाहिए, जो भी यहाँ पे हमने चीज़ें डिस्कस किया उन पे काम करना चाहिए, कि हम इन चीज़ों को और भी इन्हेंस कैसे कर सकते हैं फिजिक्स को समझने के लिए। और जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि एक बच्चा को फिजिक्स क्यों समझ में आती है, वो यही कारण है कि इन सब चीज़ों में वो अच्छे होते हैं, इसलिए उनको फिजिक्स समझ में आती है। और जिनको फिजिक्स नहीं समझ में आती है, ज़्यादा नहीं समझ में आती है, वो भी यही कारण है कि इन टॉपिक में वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, वो इसलिए उनको फिजिक्स समझ नहीं आती है। तो इनको कवर कीजिए, इनको अच्छे से कवर कीजिए, ताकि आपका फिजिक्स इम्प्रूव हो जाए। थैंक यू, नमस्ते।